रोशनी बार बार देख रही थी कि उसकी सास अपनी बेटी कविता से बात करती हुई कुछ परेशान लग रही है। और जैसे ही फ़ोन कटा तो साधना जी रोने लगी। उनको रोते देखकर रोशनी सोचने लगी, मम्मी जी तो कविता दीदी से मेरी बुराई करके हमेशा खुश रहती थी, लेकिन आज ये रो क्यों रही है? पूछ कर देखूं क्या? उसने एक पल के लिए सोचा और एक कदम आगे भी बढ़ाया, लेकिन फिर अगले ही पल उसके दिमाग ने कहा, अरे रहने दे रोशनी, क्यों ज्वालामुखी को और भड़का रही है? तेरी सास का मुंह तो वैसे भी कभी सीधा नहीं रहता, तेरा बोलना उसे वैसे भी पसंद नहीं है, तो रहने दे, अपनी टांग मत अड़ा। लेकिन अगले ही पल रोशनी के दिल ने कहा, नहीं, क्या पता दिल का हाल लेने से तेरी सास तेरे साथ कुछ नरम दिल हो जाए। सास का दिल जीतने का ये अच्छा मौका है। यह सोचकर रोशनी तुरंत अपनी सास के पास जाकर हिम्मत करके धीरे से बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आप रो क्यों रही हैं? यह सुनकर साधना जी ने उसको गुस्से से देखा। तुझे क्या मतलब है? और तू क्या मुझ पर नज़र रख रही है? और कुछ गलत हो गया है तो क्या तू ठीक कर देगी? साधना जी का गुस्सा देखकर तो रोशनी कुछ घबरा गई, लेकिन दोबारा हिम्मत जुटाकर बोली, नहीं मम्मी जी, मैं तो इधर ही आ रही थी। देखा आप परेशान हैं तो पूछ लिया, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। फिर तो साधना जी गुस्से में बोली, रहने दे, तुझसे क्या होगा, तू चुपचाप जाकर अपना काम कर। इस बार साधना जी ने उसे सख्त आवाज में डांट दिया, तो फिर वह कुछ नहीं बोल पाई और पलटकर रसोई में जाने लगी तो पीछे से साधना जी बोली, अच्छा रुको, यहाँ सुनो। यह सुनते ही रोशनी पलटकर बोली, जी मम्मी जी, कोई काम है क्या? साधना जी ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तुम मदद तो कर सकती हो। यह सुनते ही रोशनी ने तुरंत कहा, कही मम्मी जी, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। आप बताइए तो सही, बात क्या है? आप इतना परेशान क्यों हैं? फिर तो साधना जी की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। वो क्या है ना, मैं अभी कविता से बात कर रही थी। उसने कहा कि दामाद जी को एक मोटरसाइकिल चाहिए। वो कह रहे हैं कि अपने मायके से लेकर आओ। यह सुनते ही रोशनी बोली, मगर मम्मी जी ये तो गलत है ना, 1 साल हो चुका है, दहेज क्यों मांग रहे हैं? साधना जी ने तुरंत तिरछी निगाहों से रोशनी को देखकर कहा, अरे इसीलिए तो मांग रहे हैं क्योंकि शादी में मोटरसाइकिल नहीं दी थी। मोटरसाइकिल नहीं दी तो बेटी का घर टूट जाएगा। फिर तो रोशनी ने हल्की सी आवाज़ में कहा, लेकिन मम्मी जी मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? साधना जी ने तुरंत आंसू पोंछते हुए कहा, अरे कर सकती है, तुम्हारे पापा अभी रिटायर हुए हैं ना, तो उनको पैसा भी तो मिला होगा। और तुम्हें याद है, शादी के वक्त जितने कैश की बात हुई थी उसमें से 1 लाख रुपए कम थे। उस वक्त तो हम कुछ नहीं बोले, मगर अब तो तुम्हारे पापा 1 लाख लौटा सकते हैं ना। यह सुनकर रोशनी कुछ देर के लिए बर्फ की तरह जम गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, क्योंकि कुछ भी कहा तो यह तुरंत भड़क जाएंगी। लेकिन उसको खामोश देखकर साधना जी ने उसे फिर से कुरेदा, सुन रही है या नहीं? अरे अभी तो मेरी मदद करने की बात कर रही थी, इससे पहले कि तुम्हारे पापा वो पैसे कहीं ठिकाने लगा दे, तुम अपने पापा से बात करो। बेचारी रोशनी ने सोचा, दिल जीतने की कोशिश में तो मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली, इससे तो अच्छा खामोश ही रहती। जाने क्यों पूछा मैंने भी। रोशनी चुपचाप हाँ में सिर हिलाकर रसोई में आ गई और अपने आप को कोसने लगी। रोशनी ने सोचा कि सूरज को बता देती हूँ, वही मम्मी जी को समझाएंगे। यह ख्याल आते ही रोशनी का दिल कुछ हल्का हो गया। और जैसे ही शाम को उसका पति सूरज घर आया तो उसने मौका पाते ही सूरज को यह बात बताई। सूरज तुम ही बताओ, पापा को रिटायरमेंट के जो पैसे मिले हैं वो तो उनके बुढ़ापे के लिए है ना। मेरी एक ही बहन है और कोई भाई नहीं है, उनके बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, तो ऐसे में पैसा ही तो उनके सहारा बनेगा ना। वो भी उन्होंने किसी और को दे दिया तो उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा? सूरज को रोशनी की बात समझ में आ गई और वह तुरंत अपनी माँ के पास जाकर बोला, मम्मी यह क्या सुन रहा हूँ, कविता 1 लाख की मोटरसाइकिल मांग रही है। यह सुनकर साधना जी ने तुरंत मायूस सा चेहरा बना लिया। हाँ बेटा, लेकिन वो नहीं, तेरे जीजा जी मांग रहे हैं। कविता ने आज फ़ोन पर बताया कि रोज़ कविता को परेशान कर रहे हैं। उनका कहना है कि शादी में तो नहीं दी,
मगर अब तो दे सकते हैं जब उनको ज़रूरत है। सूरज ने गुस्से में कहा, मम्मी शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ती हैं। यह बात आपने कविता को समझाई नहीं क्या? और फिर इसके लिए रोशनी अपने मायके से पैसे क्यों लाकर देगी? अब तो साधना जी भड़क गई। मैंने नहीं मांगे, बल्कि वो तो खुद ही कह रही थी कि मेरी मदद कर देगी, और फिर मैं अपने पैसे ही तो मांगे हैं। साधना जी की बातों पर सूरज को गुस्सा आ गया। कौन से पैसे मम्मी जी? साधना जी तुरंत तुनक कर बोली, अरे वही पैसे जो उसके पापा ने दहेज में 1 लाख कम दिए थे। अब तो उन्हें दे देने चाहिए ना, हमारे भी काम आ जाएंगे। बेटी परेशान है हमारी, ऐसा ना हो कि मोटरसाइकिल ना देने पर उसे घर से निकाल दें। यह सुनकर सूरज का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अगर उन्होंने कम दिए थे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई उधार बाकी है। रोशनी कोई पैसे लाकर नहीं देगी, और कविता को भी समझा दीजिए कि 1 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है और इस तरह मांगना वैसे भी गलत है। इतना कहकर सूरज गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला गया और साधना जी गुस्से में बड़बड़ाती रह गई। लेकिन रोशनी राहत की सांस ले रही थी। उसने सोचा कि कम से कम अब साधना जी उस पर मायके से पैसे लाने का दबाव तो नहीं बनाएंगी। लेकिन अगले दिन सवेरे सवेरे डोरबेल बजी और जैसे ही रोशनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने से कविता ज़ोर ज़ोर से रोती हुई अंदर घुसी और ड्राइंग रूम में बैठी अपनी माँ से जाकर लिपट गई। यह देखकर तो साधना जी घबरा गई और बोली, अरे क्या हुआ? तू इतनी सवेरे सवेरे कैसे आ गई और इतना रो क्यों रही है? मुझे शांत होकर सब बता। सामने खड़ी रोशनी भी दंग होकर सब कुछ देख रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है। कविता ने रोते हुए कहा, मम्मी उन्होंने साफ कह दिया है कि अब वापस आना तो मोटरसाइकिल लेकर ही आना, वरना नहीं। मैंने उनको समझाया कि इतना खर्चा मेरा भाई कैसे करेगा, मगर वो तो सुनने को ही तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि लोगों को दहेज में कार मिलती है, हमें तो मोटरसाइकिल तक नहीं मिली। कहते हैं कि रोज़ ऑफिस जाने में दिक्कत होती है। वहाँ खड़ी रोशनी ने तुरंत कहा, दीदी जीजा जी को अगर ऑफिस जाने में इतनी दिक्कत है तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते? उनकी भी तो अच्छी खासी नौकरी है ना। यह सुनकर तो साधना जी का पारा हाई हो गया और वह तिल मिलाकर बोली, मदद करने से तो गई, ऊपर से ज्ञान दे रही है। हमने इस तरह कुछ नहीं मांगा ना तेरे बाप से, इसीलिए इतनी चढ़कर बोल रही है। मैंने कहा था ना तुझे अपने बाप से बात करने के लिए, लेकिन तूने सूरज के कान भर दिए, जिससे तेरे बाप का 1 पैसा खर्च ना हो। ले, अब आ गई मेरी बेटी घर, अब तो तुझे तसल्ली हुई होगी। अब तो खुश होगी ना मेरी बेटी का घर तुड़वाकर। साधना जी के इतने कड़वे शब्द सुनकर तो रोशनी देखती ही रह गई। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी लेकिन ये तो गलत बात है ना। फिर तो साधना जी गुस्से से दहाड़ पड़ी। गलत बात तो ये है कि तू इतना सुनने के बाद भी मुझसे बहस कर रही है। चुपचाप रसोई में जा और चाय बना। तुझे हालत नहीं दिखती मेरी बेटी की, जो यहाँ खड़ी होकर ज्ञान दे रही है। बेचारी रोशनी सासू माँ का यह गुस्सा देखकर डर के मारे कांप गई। वो जानती थी कि साधना जी के लिए कविता से ऊपर कुछ है ही नहीं। वह चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगी कि तभी सूरज उठकर आ गया और कविता को देखकर चौंक गया। कविता भी उसे देखकर दोबारा से रोने लगी। तो सूरज ने कहा, अरे क्या हुआ कविता, इतनी सुबह सुबह कैसे आई और इतना क्यों रो रही है? तो कविता के बोलने से पहले ही साधना जी दांत पीसते हुए बोल पड़ी, और बचा ले अपने ससुर जी के पैसे। आ गई मेरी बेटी वापस। अब दामाद जी ने कह दिया है जब तक मोटरसाइकिल नहीं आएगी तब तक वो घर में नहीं घुसने देंगे। कहते हुए साधना जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और यह सुनकर तो सूरज भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर अगले पल कुछ सोचकर बोला, जितेंद्र से अभी बात करता हूँ। ये कौन सा तरीका है जो मेरी बहन को सुबह सुबह घर से निकाल दिया। इतना कहकर वह तुरंत अपना फ़ोन उठाकर लाया और कविता के पति जितेंद्र को फ़ोन करने लगा, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। तो कविता रोते हुए बोली, भैया वो बहुत गुस्से में है। उन्होंने कहा था कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा जब तक मोटरसाइकिल नहीं आएगी। सूरज बार बार फ़ोन मिला रहा था लेकिन फ़ोन बंद ही आ रहा था। तो वह झल्लाते हुए सोफे पर बैठ गया। रोशनी बाहर से बार बार झाँक कर यह सब कुछ देख रही थी और अब उसे डर लग रहा था कि साधना जी उस पर ही अपने मायके से पैसे लाने का दबाव बनाएंगी।
रोशनी कुछ देर में चाय लेकर आई तो साधना जी ने उसे गुस्से से भरी निगाहों से देखकर कहा, कैसे भोली बन रही है। ये तो सुकून से है ना अपने ससुराल में, घर तो मेरी बेटी का खराब हो रहा है इसके चक्कर में। अब सूरज भी चुपचाप बैठा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सूरज नाश्ता करके ऑफिस चला गया और सोच लिया कि 2-3 दिन में शायद मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन साधना जी हर पल रोशनी को ताना देने लगी। अभी भी शर्म तो नहीं आ रही होगी तुझे कि नंद घर आकर बैठ गई है, ये नहीं कि अपने पापा से बात कर ले। बेचारी रोशनी हर बार सुनकर चुप रह जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि जवाब देने पर हंगामा बढ़ जाएगा। लेकिन उसकी खामोशी साधना जी को चुभ रही थी। और उधर कविता हर पल रो रो कर कह रही थी, मम्मी अब मेरा क्या होगा, 1 साल में ही मेरी शादी टूट जाएगी क्या, मोटरसाइकिल के कारण। तो साधना जी ने कहा, तू चिंता मत कर, जल्दी ही मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगी। एक दिन उन्होंने सूरज को बैठाकर कहा, देख सूरज, तू अंधा तो नहीं है, देख रहा है ना कि बहन घर आकर बैठ गई है। अब या तो मैं समधी जी से बात करूंगी, वरना रोशनी को बोल कि अपने पापा से खुद बात करे कि वो 1 लाख दे दें। यह सुनकर सूरज गुस्से से भड़क गया। अरे मम्मी, वो पैसे उनके बुढ़ापे के लिए हैं, बेटा नहीं है उनके पास, ये पैसे ही उनके बुढ़ापे का सहारा है, तो हम कैसे उनसे मांग सकते हैं, और वैसे भी ये गलत है। फिर तो साधना जी तेज आवाज में दहाड़ पड़ी कि घर में उनकी आवाज गूंज गई और सामने खड़ी रोशनी डर के मारे कांपने लगी। ठीक है फिर, अगर ये अपने घर बात नहीं कर सकती तो अभी के अभी ये भी मायके जाएगी जैसे मेरी बेटी आई है। मैं भी इसको जब तक इस घर में नहीं आने दूंगी, जब तक ये 1 लाख रुपए नहीं लाती। हमारे भोलेपन का फायदा उठाया इसके बाप ने। इतना कहकर उन्होंने तुरंत रोशनी का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ खींचते हुए बोली, अभी निकल जा यहाँ से और 1 लाख रुपए लेकर ही आना। जो दुख मेरी बेटी को हो रहा है वो इसको भी तो होना चाहिए। इतना तमाशा देखकर भी कविता के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, मगर सूरज गुस्से से उबल गया। मम्मी ये क्या कर रही हो, कविता का पति तो गलती कर ही रहा है, अब वही गलती आप भी कर रही हो। कविता के दुख का बदला आप अपनी बहू से लोगी क्या। सूरज ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन साधना जी का पारा तो 7वें आसमान पर था। क्यों ना लूं बदला, इसके बाप ने भी तो 1 लाख रुपए कम दिए थे। अगर हम तब चुप रह गए तो क्या इसका मतलब कभी पैसे वापस नहीं आएंगे। अब जाकर या तो ये पैसे लाएगी या फिर हमेशा अपने मायके रहेगी। रोशनी रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, मगर साधना जी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सूरज ने उसका हाथ झटके से छुड़ाया और उसे कमरे में लेकर गया। तो कविता ने कहा, काश मेरा पति भी ऐसा होता, लेकिन मुझे तो घर से निकाल दिया है। खुद तो मदद कर नहीं रहे हो, ऊपर से भाभी को भी नहीं करने दे रहे हो। कविता की बात सुनकर सूरज तिल मिलाकर रह गया। सूरज ने रोशनी को जाने से तो रोक लिया, मगर अब साधना जी और कविता का बर्ताव उसे हर पल तोड़ रहा था। कविता उसे सुनाकर कहती, भाभी तुम्हारी तो ऐश है अपने ससुराल में जो हो। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मेरे मायके वाले भी गरीब हैं, जो मेरी मदद नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे मायके वाले तो ठीक ठाक हैं, लेकिन तब भी तुम अपनी नंद की मदद नहीं कर सकती। फिर साधना जी भी उसका साथ देते हुए कहती, अरे ये क्यों करेगी मदद, इसे तो अपना बाप प्यारा है, ये तेरा दुख भला कहाँ समझेगी, ये तो मज़े में है ना, बल्कि इसे तो तुझे इस हालत में देखकर खुशी हो रही होगी। यह सुनकर रोशनी तड़प कर रह जाती थी, मगर कुछ नहीं कह रही थी। सूरज से कहती तो वो बस इतना ही कहता कि तुम इन लोगों पर ध्यान देना छोड़ दो। लेकिन वह रोज रोज के इस पूरा दिन होने वाले इस मानसिक अत्याचार से तंग आ चुकी थी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने पापा को फ़ोन कर ही दिया। उसके पापा ने फ़ोन उठाते ही कहा, कैसी है मेरी बेटी। तो रोशनी रो पड़ी और सारी कहानी सुना दी। उसका दुख सुनकर उसके पापा तड़प गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, बेटा तुझसे बढ़कर नहीं है पैसे। अगर मेरी बेटी के सुकून की यही कीमत है तो फिर ठीक है, मैं आज ही दामाद जी को 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करता हूँ। मुझे बस मेरी बेटी का सुकून चाहिए। इसके बाद रोशनी जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो साधना जी बोली, रोज अपने मायके बात करती है, लेकिन ये नहीं कभी पैसों की भी बात कर ले। पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। रोशनी ने थोड़ा सख्त होकर कहा,
मम्मी जी चिंता मत कीजिए, मैंने पापा से कह दिया है, वो 1 लाख रुपए भेज देंगे। मगर अब आप मुझे रोज़ रोज़ के ताने सुनाना बंद कीजिए। उसकी यह बात सुनकर तो साधना जी और कविता का चेहरा तुरंत खिल गया, लेकिन रोती हुई रोशनी अपने कमरे में चली गई। तभी साधना जी ने आकर कहा, अब बैठकर रो क्या रही है, उठकर हमें फल काट कर दे दे। इतने दिन से बेटी की चिंता में रो रो कर मेरा तो खून सूख चुका है। और हाँ, मेरे कमरे में लेकर आना। साधना जी कहकर चली गई और कुछ देर बाद रोशनी भी अपने आंसू पोंछकर रसोई में आ गई। वह फल काट ही रही थी कि तभी उसकी माँ का फ़ोन आ गया और फ़ोन कान पर लगाकर वह फल काटने लगी। उसने रोते हुए कहा कि मम्मी, ये पैसे आपके बुढ़ापे का सहारा थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मगर क्या करती, मुझे पापा को सब बताना पड़ा। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, सब अपनी अपनी किस्मत है। फ़ोन पर बात करते हुए ही रोशनी ने कटे फलों की प्लेट उठाई और साधना जी के कमरे में ले गई। तो साधना जी बोली, फ़ोन कान पर ऐसे लगा रखा है जैसे कोई बिजनेस चल रहा है इसका। जा, कविता के कमरे से उसे भी बुला दे, वो भी खा लेगी बेचारी, इतने दिनों से रो रो कर कमज़ोर हो चुकी है। साधना जी के बात करने का यह अंदाज सुनकर तो फ़ोन पर रोशनी की माँ को भी रोना आ गया। माँ का फ़ोन काट कर वो कविता के कमरे में गई, लेकिन उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए, क्योंकि कविता ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। कविता फ़ोन पर बात कर रही थी। देखो, आप चिंता मत करो, मैं जानती हूँ आपको खाने पीने की दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अब काम लगभग हो गया है। अच्छा हुआ आपने अपना नंबर बंद करके मुझसे दूसरे नंबर से बात करते हो। सूरज तो आपको हर रोज़ उस नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन बंद गाता है। अब आप मेरी बात सुनो। भाभी के पापा भैया को 1 लाख रुपए भेजने वाले हैं। पैसे आते ही हमारा काम हो जाएगा और मैं वापस आ जाऊंगी। मोटरसाइकिल तो मैं आपको दिला कर रहूंगी। यह सुनकर रोशनी दंग रह गई। उसने अंदर जाकर कहा, दीदी आपको मम्मी बुला रही हैं। उसे अचानक देखकर कविता सकपका गई, लेकिन रोशनी ने बिल्कुल ऐसे नाटक किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसने तुरंत सूरज को फ़ोन करके घर आने को कहा। जैसे ही सूरज घर आया तो सूरज ने पूछा, रोशनी तुमने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? और हाँ, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि वो मुझे 1 लाख रुपए भेजने वाले हैं। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे दहेज नहीं चाहिए, तो फिर तुमने अपने पापा को सारी बात क्यों बताई? वहाँ पर बैठी साधना जी तुरंत बोली, अरे तू देख नहीं रहा है, तेरी बहन का घर 1 लाख रुपए से बच सकता है। भाभी काम नहीं आएगी तो कौन काम आएगा? फिर तो रोशनी गुस्से से दहाड़ पड़ी, लेकिन अब भाभी काम नहीं आएगी। यह सुनकर तो कविता और साधना जी हक्के बक्के होकर उसका मुंह देखने लगे। साधना जी तुरंत बोली, क्यों क्यों काम नहीं आएगी? अब क्या हो गया? फिर तो रोशनी गुस्से से फट पड़ी, क्योंकि आपकी बेटी चाल चल रही है, उसको निकाला नहीं गया बल्कि ये खुद आई है। ये सुनकर तो सूरज और साधना जी आंखें फाड़ कर देखने लगे, लेकिन कविता चिल्लाई, क्या बकवास कर रही हो? बहुत मजाक उड़ाना आता है ना तुम्हें दूसरे की हालत का? फिर तो रोशनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक है नंदरानी। अब और नाटक मत करो, मेरे पास तुम्हारे झूठ का सबूत है। फिर तो रोशनी ने सबके सामने एक वीडियो चला दिया जो उसने उस समय रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे ही वीडियो चला और सबने कविता की बात सुनी तो सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और साधना जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कविता को समझ में नहीं आया कि अब इस वीडियो को कैसे झुठलाए। अब सूरज गुस्से से फट पड़ा, वाह कविता, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बहन ऐसी हो सकती है। अपनी भाभी को लूटने के लिए तूने ऐसा प्लान बना लिया। और मम्मी, आप भी इसका साथ देने के लिए रोशनी के पीछे पड़ गई। अब क्या कहोगी अपनी बेटी को? अब तो सारी सच्चाई सामने आ गई है। आपने ऐसी घटिया बेटी के लिए अपनी बहू पर इतना अत्याचार किया। सूरज का गुस्सा देखकर साधना जी से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, क्योंकि बेटी की सच्चाई सामने आ गई थी ना। ना वह सूरज से नज़र मिला पा रही थी और ना ही रोशनी से। तभी कविता ने कहा, तो क्या हुआ अगर मोटरसाइकिल मांग रहे हैं? आजकल तो लोग गाड़ियां देते हैं भैया, मगर तुमने तो अपने जीजा जी को एक मोटरसाइकिल तक नहीं दी। इतना सुनकर तो साधना जी ने उसके गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया।
कैसी बहन है तू? अरे शादी के बाद तेरे भाई के पास कितने पैसे थे वो तुझे भी पता है। मैं तो सोच रही हूँ कि दामाद जी दबाव बना रहे हैं, इसीलिए तुझे दुखी समझकर खामोश थी और बहू पर दबाव बना दिया। मगर तू तो बड़ी बेशरम है जो तुझे ये सब कुछ सही लग रहा है। निकल जा इसी वक्त मेरे घर से, और हाँ, कभी शक्ल मत दिखाना। माँ के हाथ से थप्पड़ खाकर तो कविता को दिन में तारे नजर आ गए और तुरंत एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब तो माफ़ी मांगने की भी जगह नहीं बची थी। छोटा सा मुंह लेकर वो कंधे पर बैग टांगे घर से निकल गई। उसके जाते ही साधना जी आंखों में आंसू भरकर रोशनी से बोली, बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। बेटी के दुख में मैं इतनी अंधी हो गई कि तेरे साथ वही बर्ताव करने लगी। तूने हमेशा मेरा दिल जीतने की कोशिश की, मगर मैं अंधी बनी रही। लेकिन आज मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। हो सके तो बेटा मुझे माफ़ कर देना। साधना जी के चेहरे पर पछतावा नज़र तो आ रहा था, लेकिन रोशनी अब उन्हें इतनी जल्दी माफ़ करने वाली नहीं थी। उसने साफ कहा, मम्मी जी, आपने अपनी बेटी के चक्कर में मेरे पिता से उनका सहारा छीनने की कोशिश की, तो भला मैं आपको माफ़ कैसे कर सकती हूँ? अगर आपके बुढ़ापे का सहारा कोई इस तरह छीनेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप जैसे बर्ताव के कारण ही तो। अगर कोई बहू अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज देती है तो क्या गलत करती है? रोशनी इतना कहकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई और साधना जी नज़र झुकाकर खड़ी रह गई।